वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इजी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का क्लास 10वीं का जो है पहला चैप्टर लिखा हुआ है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आइए इसका जो चैप्टर जो है इसका मतलब ऐसे विश्लेषण करेंगे यानी कि इस अकॉर्डिंग जो है ये चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि जो बोर्ड में अच्छा नंबर आ सके। और ये चैप्टर जो एकदम इजीली चैप्टर आपको आसानी समझ में आ जाएगा। और आपको इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए इस चैप्टर को जो है एकदम इजीली आसान भाषाओं में समझा जाए। और आपको इस चैप्टर में हम वीडियो में ये भी बता देंगे जो ये चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए सबसे पहले लिखा हुआ है चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे जो लोकतंत्र क्या होता है। तो अगर आप लोगों में से शायद बहुत बच्चे जानते भी होंगे जो लोकतंत्र क्या होता है और बहुत नहीं जानते हैं। तो आइए सबसे पहले लोकतंत्र क्या है उसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं लोकतंत्र। तो आपको हम बताना चाहेंगे इसका परिभाषा सबसे पहले जो लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। देखिए लोकतंत्र का परिभाषा है जो लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे जो यह कथन जो है वो अमेरिका के जो हैं अमेरिका के 14वें राष्ट्रपति नाम बताएगा कमेंट करके। ये जो है अमेरिका के 14वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन जी के जो द्वारा है ये लोकतंत्र का एक सरल परिभाषा दिया गया था। आइए इसको और जो है डिटेल्स में समझते हैं जो लोकतंत्र को आसानी से कैसे समझा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लोकतंत्र। तो लोकतंत्र जो है लोकतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र जो होता है लोकतंत्र जो है वो दो प्रकार के हैं। और साथ में आपको हम ये भी बताना चाहेंगे जो भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देशों में से एक है। और देखिए लोकतंत्र जो है लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या फिर इसका दूसरा नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता इसमें सीधे भाग ना लेकर के अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा माध्यम से क्या करता है, ये शासन करता है। और ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसमें क्या होता है, जो जनता है जो डायरेक्ट जाकर के सत्ता में और वहां पे शासन करने लगता है। और आपको बताना चाहेंगे जो लोकतंत्र का एक और सरल शब्दों में ऐसे समझा जाए, जो लोकतंत्र का मतलब होता है जो जनता, लोक मतलब हुआ जनता और तंत्र का मतलब हुआ शासन। यानी कि ऐसे हुआ, देखिए जैसे लोकतंत्र है ये लोकतंत्र, तो लोकतंत्र जैसे हो गया मतलब जनता और एक हो गया तंत्र का मतलब हो गया शासन। जो कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति जो है वो यहाँ पे लिखेंगे लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोस
और क्रेटोस से हुआ है। डेमोस और क्रेटोस। तो आपको यहाँ पे अब ये बताना चाहेंगे जो डेमोस का मतलब क्या होता है और क्रेटोस का मतलब क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं डेमोस और दूसरा हो गया क्रेटोस। देखिए ये दोनों जो डेमोस और क्रेटोस जो है वो दो ग्रीक शब्द है जो कि इसमें डेमोस का मतलब होता है यहाँ पे जनता, जनता यानी लोग हो गया, और क्रेटोस का मतलब हो गया शासन। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे ये अर्थ निकलता है जो लोकतंत्र जो है वो जनता के द्वारा शासन किया जाता है। अगर ऐसे भी आप नहीं समझे तो आइए इसको और थोड़ा समझाते हैं आपको यहाँ पर डीप में। जैसे मान लीजिए लोकतंत्र हो गया, तो लोकतंत्र में क्या होता है, एक तरह से जो है जब शासन व्यवस्था का बात आता है तो यहाँ पे आता है राज्यसभा। ऐसे राज्यसभा हो गया, राज्यसभा, और हो गया ये लोकसभा। और क्या बताना चाहेंगे, राज्यसभा में जो है यहाँ पे एमएलए बैठते हैं, एमएलए, और यहाँ पे लोकसभा जो है लोकसभा, यहाँ पे एमपीज बैठते हैं। यानी कि एमएलए का मतलब हुआ यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और आपको बताना चाहेंगे जो विधायक जो है, एमएलए का मतलब विधायक जो है यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, यहाँ पे लगभग 243 सीट्स होते हैं, सीटें होती है। और यहाँ पे एमपीज जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद हो गया। यहाँ पर चलिए लिख देते हैं विधायक, विधायक। और यहाँ पे एमपीज हो गया यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे आ गया सांसद। तो सांसद यहाँ पे होते हैं 543 सीटें। तो देखिए यहाँ पे यही बात है, आपको समझा रहे हैं जो किस तरह जो है लोकतंत्र जो में जनता है शासन करते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये विधायक जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 243 सीट्स है, तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है ये जाएगा किसको चुनेगा, सीएम को चुनेगा। आप पहले ये बताइए विधायक को कौन चुना, विधायक को जनता चुना। तो देखिए यहाँ पे जनता, जैसे यहाँ पे जनता है, जनता किसको चुना, विधायक को, विधायक किसको चुना, सीएम को। देखिए शासन कौन कर रहा है, तो सीएम कर रहा है, और चुना कौन है, तो जनता चुना है। तो यही नहीं हुआ, जो जनते हैं किसको चुना, यानी जनते जो है वो मतलब खुद से अपने आप पर शासन कर रहे हैं। और यहाँ पे सांसद जो है वो किसको चुनता है, पीएम को चुनता है। तो देखिए हम सांसद को जिताए, सांसद किसको जिताएगा, मतलब सॉरी चुनेगा, पीएम को चुनेगा। तो कहीं ना कहीं यही नहीं हुआ, तो जनता जो है किस डायरेक्ट कर रहा है, अपने आप पर शासन कर रहा है। मतलब जनता जो है लोकतंत्र का एक सरल परिभाषा यही है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। जो लोकतंत्र में जो है जनता जो है अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से क्या करते हैं, खुद पे शासन करते हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे ये जो भारत देश जो है वो मतलब बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देशों में से एक माना जाता है। तो आइए इसको और डिटेल्स में जानते हैं। शायद आप लोग जान गए होंगे जो लोकतंत्र क्या होता है। अगर जान गए तो कमेंट करिए लोकतंत्र क्या होता है। आइए उसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं ये जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है कैसे होता है। तो चलिए इस टॉपिक को जो है हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं सत्ता की साझेदारी, क्योंकि लोकतंत्र यहाँ पे तो खत्म हो गया। आप पढ़े हैं क्या, सत्ता की साझेदारी। तो ये सत्ता की साझेदारी क्या होता है उसको आसानी से समझते हैं, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र को आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अब सत्ता की साझेदारी क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए सत्ता की साझेदारी का मतलब जाहिर तौर से यही बात है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जो किसी देश की शासन प्रणाली में किसी देश की शासन व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। देखिए सत्ता की साझेदारी का मतलब ये हुआ किसी देश की शासन व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है, क्या कहलाता है,
सत्ता में साझेदारी कहलाता है। और आसान शब्दों में हम ये समझाएंगे। सबसे पहले आप लिखते हैं सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी का एक सरल अर्थ ये हुआ जो शासन का बंटवारा, शासन का बंटवारा। जैसे मान लीजिए, अगर जैसे भारत देश हो गया, अगर मान लीजिए अगर शासन किसी एक के हाथों में रहेगा, जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कोई एक धर्म के हाथों में रहेगा, तो क्या होगा, ये मतलब सभी धर्मों के लिए सही नहीं होगा। बोला जाएगा जैसे मान लीजिए वो एक ही धर्म के रहेंगे तो बोलेंगे नहीं वो अपने धर्म के लिए है। जैसे मान लीजिए जस्ट लाइक नरेंद्र मोदी जो कि भारत की जो है प्रधानमंत्री हुए, तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो कौन धर्म से आते हैं, तो सनातन धर्म से आते हैं, यानी हिंदू धर्म से आते हैं। तो अगर सिर्फ यही मान लीजिए अगर पूरा सनातन धर्म ही रहेगा या हिंदू धर्म ही शासन चलाएगा, तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों पे ये मतलब जाएगा जो नहीं, शासन सिर्फ एक के हाथों में है, और इससे क्या होगा, लोकतंत्र में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए जो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होना बहुत ही जरूरी है। आइए आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी रहना क्यों जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो है लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी समझने के लिए यहाँ पे दो आपको एग्जांपल दिए जाएंगे। उस एग्जांपल के जरिए जो आपको एकदम डिटेल्स में यहाँ पे समझाया जाएगा जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में। पहला एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे बेल्जियम का, क्योंकि बेल्जियम और श्रीलंका के जो एग्जाम्पल के जरिए जो है बच्चों को आसानी से समझ में आता है जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होना क्यों आवश्यक है। क्योंकि देखिए बेल्जियम जो है यहाँ पे, बेल्जियम एक यूरोप के अंतर्गत आने वाला, जो मतलब एशिया का महाएशिया जो है यहाँ पे आने वाला एक छोटा सा देश है। इस देश में क्या हुआ, जो एक फ्रेंच और ये डच, ये दोनों के लिए आपस में क्या हुआ, संग्राम हुआ। यानी कि यहाँ पे जो डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोग थे वो क्या करते थे, मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये बेल्जियम हुआ, तो बेल्जियम में क्या हुआ, डच था, डच और उसके बाद फ्रेंच, डच और फ्रेंच। तो यहाँ पर डच और फ्रेंच में भाषाई विवाद हुआ, यानी कि ये भाषा के लेकर के अपने आप में जो है ये अग्रसर हुए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ की जो सरकार थे उनको समझना पड़ा नहीं, अगर इसी तरह अगर चलता रहा तो हमारा जो है ये राज्य जो है वो विखंडन की स्थिति में आ जाएगा। और वहां पे क्या किए, उस संविधान को संशोधन किए और वहां पे क्या किए, मतलब दोनों के लिए बराबर का अधिकार रखे। इसीलिए बेल्जियम को जो है विखंडन का सामना नहीं करना पड़ा। और आज के वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सत्ता में साझेदारी को और डिटेल्स में जानेंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कमेंट में जरूर बताएं जो आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में क्या आया नहीं आया। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।